हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज से मैं एक नए एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है होकाइडो गर्ल्स आर सो एडोरेबल। ये एनिमे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, तो एनिमे की एंड तक जरूर से बने रहना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्नोई डे को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक टैक्सी बर्फ भरे रास्ते में चल रही होती है और उस टैक्सी के अंदर होता है हमारी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि सुबासा। तो चलते चलते सुबासा खिड़की की बाहर से नेचर को देख रहा होता है, तभी उसके मोबाइल में उसके पापा का मैसेज आता है और वो देखने के बाद सुबासा टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि टैक्सी को यहीं पर रोक दो और सुबासा वहीं पर उतर जाता है। और तभी वो नेचर को थोड़ा बहुत फील करने लगता है जहाँ पर वो बोलता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा शांत है, आसपास की नेचर कितना ज़्यादा प्यारा है और यहाँ की हवा बिल्कुल ही पॉल्यूटेड नहीं है टोक्यो की तरह। और इतना कहते ही वो एक गहरी सांस लेता है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है और वो ठंड से बहुत ज़्यादा कांपने लगता है। और फिर वो अपनी मोबाइल निकाल के वहाँ का मैप देखने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है और वो थोड़ा सा हताश होकर अपनी मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखता है और सामने देखता है। और तभी वो देखता है कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आधी कपड़ों में खड़ी हुई है, जो देखकर सुबासा की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ये सोचने लगता है कि इतनी ठंड में ये लड़की इतनी कम कपड़ों में कैसे खड़ी रह सकती है। तो उसे घूरे ही जा रहा था कि तभी वो लड़की सुबासा की तरफ देखती है और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। तो सुबासा बोलता है कि क्या तुम मुझे ये एड्रेस बता सकती हो। तो वो लड़के एड्रेस देखने के बाद बताती है कि ये एड्रेस तो बिल्कुल उस तरफ है, मतलब एक जगह को दिखाते हुए बोलती है कि उस तरफ है। तो सुबासा उसे थैंक यू बोल के वहां से चलने लगता है। तो वो लड़की पीछे से सुबासा को पुकारती है और वो बोलती है कि क्या तुम पैदल जाने वाला हो उस जगह पर। तो सुबासा बोलता है कि हाँ क्यों। लड़की बोलती है कि अगर तुम पैदल चलोगे तो तुम्हें लगभग 3 घंटे लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जो सुनकर सुबासा थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है कि क्या मैं कोई टैक्सी मंगवा लूं। तो लड़की बोलती है कि टैक्सी को आने में एटलीस्ट 30 मिनट्स टाइम लग जाएंगे अगर तुम लकी हुए तो सुबासा यहाँ पर थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर 5 मिनट में ही एक बस आने वाली है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ उस बस में चढ़ सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन में बहुत ही जल्दी पहुंचा देगा। जो सुनकर सुबासा तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो दोनों आपस में थोड़ा बहुत बातें करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की सुबासा से ये पूछती है कि तुम यहाँ से तो नहीं लगती, तुम कहाँ से आए हो। तो सुबासा बोलता है कि मैं टोक्यो से आया हूँ। तो लड़की पूछती है कि टोक्यो से यहाँ पर क्यों आए हो। तो सुबासा बोलता है कि कुछ फैमिली रीजन से। और फिर वो लड़की सुबासा की एज पूछती है। तो सुबासा बोलता है कि मेरा एज 16 है। वो लड़की बोलती है कि क्या मेरा भी एज तो 16 है। 16 साल की लड़की है ये, किस एंगल से भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाने वाला हो तो जो भी हो। तो यहाँ पर वो लड़की दोबारा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मतलब तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो सुबासा जिस स्कूल का नाम बताता है, खुशकिस्मती से वो लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती है। जो सुनकर वो लड़की सुबासा को एकदम कस के पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके कुछ दबने लगता है सुबासा के साथ। तो यहाँ पर वो लड़की और सुबासा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं और बातें करते करते वहां पर फाइनली वो बस आ जाता है। तो सुबासा यहाँ पर उस लड़की से अपना नाम पूछता है, जिसकी आंसर में वो लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी नाम फुयुकी बताती है और इतना बोलते ही वो बस में चढ़ के चली जाती है। और सुबासा वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा फील लेने लगता है और तभी उसे ये ख्याल आता है कि उसे भी उस बस में चढ़ना था और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब सीन यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा सभी स्टूडेंट के सामने खड़े होकर थोड़ा सा स्पीच देता है, जहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराता है। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि जापान की स्कूल्स में कैसे नए स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो आके बैठता है एकदम पीछे वाले सीट में और यहाँ पर भी वो उसी लड़की को यानी कि फुयुको को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि फुयुकी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तभी वो सोचता है कि शायद वो लड़की मतलब फुयुकी कोई दूसरी क्लास में होगी, लेकिन तभी फुयुकी पीछे के दरवाजे से अंदर आती है और वो ये देख के चौंक जाता है और फुयुकी भी यहाँ पर उसके साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने लगती है और वो बोलती है कि अरे सुबासा तुम यहाँ पर। लेकिन पीछे से सैर ये चिल्ला रहा होता है कि फुयुकी तुम आज भी लेट आए हो। सैर की बात कौन ही सुनता है। दरअसल फुयुकी को अभी तक सुबासा के नाम पता नहीं था। तो यहाँ पर फुयुकी सुबासा के बगल में ही बैठती है और यहाँ पर वो दोनों दोबारा से आपस में ही बातचीत करने लगते हैं। तो बातचीत करते करते एक टाइम फुयुकी सुबासा से अपनी नाम पूछती है। तो सुबासा बोलती है कि मेरा नाम सिकी सुबासा है।
जो सुनकर फुयुकी बोलती है कि नाइस टू मीट यू सुबासा। और आप लोगों को पता ही है कि जापान में अगर कोई पहले नाम से बुलाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खास या फिर लवेबल पर्सन होता है। तो यहाँ पर फुयुकी सुबासा की अपनी पहले नाम से बुलाती है, इसीलिए सुबासा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये लड़की तो मुझे मेरी फर्स्ट नेम से बुला रही है। तो सुबासा भी फुयुकी की फर्स्ट नेम लेकर बोलता है कि नाइस टू मीट यू फुयुकी, जो सुनकर फुयुकी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्लास चालू हो चुका है और यहाँ पर सुबासा ठंड से बिल्कुल ही कांप रहा होता है। तो ये देखकर फुयुकी उसे अपनी कंबल देती है और वो बोलती है कि तुम इसे ले सकते हो और इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुबासा ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उसकी कंबल को ले लेता है और उसे ओढ़ लेता है, मतलब अपनी पैर पे रख देता है, जिस वजह से उसे थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है। और वो बोलता है कि वाह ये कितना गर्म है, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर फुयुकी बैठी हुई है। अबे ठरकी लड़का फुयुकी, मतलब क्या क्या सोचते रहता है ये सब लोग। चलो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे करके तो क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद सुबासा जो है वो आकर फुयुकी को उसकी कंबल देने लगती है, मतलब उसकी ब्लैंकेट देने लगती है। तो फुयुकी उस ब्लैंकेट को लेकर सूंघने लगती है, जो देखकर सुबासा बोलती है कि क्या है बैड स्मेल कर रहा है। तो फुयुकी बोलती है कि नहीं नहीं, ये कोई स्मेल नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारे स्मेल ले रहा हूँ इसमें से। जो सुनकर सुबासा की तो रोंगटे खड़े हो जाता है, बल्कि मेरा भी रोंगटा खड़ा हो जाता भाई ये बात सुनने के बाद। और फिर यहाँ पर स्कूल जो है वो खत्म हो जाता है और वो लोग दोबारा से चलने लगते हैं, मतलब घर की तरफ चलने लगते हैं। और अभी भी फुयुकी जो है सुबासा को बहुत ही कस के जकड़ के रखा हुआ था। और चलते चलते फुयुकी सुबासा से ये पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है। तो सुबासा हिचकिचाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर फुयुकी सुबासा से टोक्यो के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगता है और यहाँ पर वो लोग बातें करते करते चलने लगते हैं। तो बातें करते करते सुबासा ये पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है फुयुकी। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब थोड़ा सा दूर है, बल्कि मुझे तो ट्रेन लेकर अपने घर तक जाना पड़ता है। तो सुबासा फुयुकी को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के उसे बाय कह के जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी फुयुकी सुबासा को पीछे से पुकारती है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे प्लेस में आना पसंद करोगे। प्लेस मतलब घर, यार क्या सोच रहे हो तुम लोग। जो सुनकर सुबासा तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि ये लड़का है बिल्कुल मेरी तरह एकदम शरीफ, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं था और ये कभी भी कोई डेट में भी नहीं गया था। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर से आऊँगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुयुकी की बुलाने की वजह से सुबासा उसके घर तक पहुँच जाता है और घर के बाहर जाकर ये सोच रहा होता है कि अगर मेरे फैमिली को ये पता चला कि मैं किसी लड़की के घर गया हूँ तो मेरे फैमिली मुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन फिर भी फुयुकी मुझे इतनी प्यार से बुलाई है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और इतना सोचते ही वो फुयुकी की डोरबेल को बजा देती है। तो फुयुकी अंदर से बोलती है कि कौन है। तो सुबासा अपनी पहचान देता है और पहचान मिलते ही फुयुकी बोलती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तो सुबासा ये सोचते हुए अंदर जाता है कि इतनी कम सिक्योरिटी है यहाँ पर। और अंदर जाते ही वो ये नोटिस करता है कि फुयुकी पहले से भी कम कपड़ों में उसके सामने खड़ी हुई है, जो देखकर फुयुकी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ है। तो फुयुकी बोलती है कि बाहर के मुकाबले हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसलिए मुझे ज्यादा ठंड के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यही कपड़े पहना हुआ है जो मैं डेली पहनता हूँ। और इतना कहते ही वो सुबासा को ड्राइंग रूम में लेकर जाती है और वो ये बोलती है कि मेरी रूम थोड़ा सा छोटी है, इसी वजह से हम लोग आज ड्राइंग रूम में बैठेंगे। और फिर वो दोनों चले जाते हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में घुसते ही उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होता है, मतलब सुबासा को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होता है। तो जिस वजह से फुयुकी बोलती है कि दरअसल हमारे यहाँ पर मतलब ड्राइंग रूम में एक बहुत ही बड़ा हीटर है और कारपेट के अंदर भी हीटर लगा हुआ है, जिस वजह से ये रूम बहुत ज्यादा गर्म है। और ये सब बातें करते करते सुबासा अपनी जैकेट को उतारते वहीं पर बैठ जाता है, नीचे ही बैठ जाता है। तो फुयुकी सुबासा से पूछती है कि क्या तुम कोई ड्रिंक पीना पसंद करोगे। तो सुबासा बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ये सुनकर फुयुकी चला जाता है ड्रिंक लेने के लिए और वो एक ग्लास में ड्रिंक भरकर सुबासा को देती है और दूसरी ग्लास में डालने ही वाली होती है कि लेकिन तभी वो गलती से बहुत सारे जूस को अपने ऊपर गिरा लेती है, जिस वजह से वो कहती है कि अरे यार मैंने तो अपने ही ऊपर थोड़ा सा ड्रिंक गिरा लिया है। जिस वजह से वो वहां से तुरंत ही चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। और वो ड्रेस चेंज करने के बाद जो ड्रेस पहन के आती है वो देखने के बाद तो यार क्या ही बताओ, देख ही सकते हो कि क्या ही लग रही है यार ये लड़की। और ये देखकर सुबासा तो अपने आप को कंट्रोल ही किया जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो सुबासा यहाँ पर माहौल को थोड़ा सा शांत करने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए फुयुकी के एक मूवी के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि दरअसल इस मूवी को मैंने अभी तक नहीं देखा है। और फुयुकी भी बोलती है कि इस मूवी को मैंने भी नहीं देखा है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देखने लगता है।
और फिर मूवी देखते देखते कुछ टाइम बीता ही था कि तभी वहाँ पर मूवी में एडल्ट सीन्स वगैरह होने लगता है, जो देखकर सुबासा तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। लेकिन तभी मुझे अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देता है, और ये आवाज़ कोई और नहीं बल्कि फुकुयो कर रही होती है। और फुकुयो की पैर आकर सुबासा को लग रहा होता है, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। लेकिन तभी सुबासा ये नोटिस करता है कि फुयुकी तो अभी सो चुकी है, और ये देखकर वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। अब हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा अपने बैग को पैकिंग कर रहा होता है, और तभी फुयुकी की नींद टूटती है और वो देखती है कि सुबासा की जैकेट उसके ऊपर उड़ाया हुआ है, जो देखकर फुयुकी थोड़ा सा नींद में ही पूछती है कि ये जैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सुबासा बोलता है कि दरअसल मुझे पता है कि ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए, इसीलिए मैंने अपनी जैकेट तुम्हारे ऊपर रख दिया था। लेकिन फुयुकी यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा नींद में ही था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो अब सुबासा ये बोलता है कि दरअसल अब शायद मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और इतना बोलते ही वो अपने आप को रेडी करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से फुयुकी की नींद टूटती है, और वो दौड़ के सुबासा के पीछे जाती है, और हाँफते हुए सुबासा कह के चिल्लाने लगती है। तो जब सुबासा पीछे मुड़ के देखता है, तब वो देखता है कि फुयुकी उसी ड्रेस में बाहर आ चुकी थी जिस ड्रेस में वो अंदर थी, मतलब घर के अंदर थी। तो जिस वजह से सुबासा जल्दी से अपने मफलर को फुयुकी को उड़ा देता है, और वो बोलता है कि तुम्हें इस ड्रेस में बाहर नहीं आना चाहिए था। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मैं ज़्यादातर ऐसे ही ड्रेस में रहता हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता। और वो मूवी देखते देखते सोने की वजह से सुबासा से थोड़ा बहुत माफ़ी भी मांग लेती है, और वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें आज ट्रीट देने वाला हूँ इस गलती के लिए, मतलब वो जो सो गई थी इस गलती के लिए वो उसे ट्रीट देने वाली थी। और इतना कहते ही वो उसके हाथ को पकड़ के खींचते हुए चली जाती है सुपरमार्केट की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक स्नोमैन को दिखाते हुए, और अगले ही पल हम देखते हैं कि फुयुकी उस स्नोमैन को लेकर एक फोटो खींचती है अपनी स्टोरी डालने के लिए, और वो अपनी फोन देखते देखते अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही होती है कि तभी उसके सामने वो सुबासा को देखती है, और वो सुबासा के बहुत पास जाकर उसके कान में पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फुयुकी की अचानक प्रेजेंस की वजह से सुबासा थोड़ा सा हकचका जाता है, और वो थोड़ा सा दूर हटकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आए। और फिर सुबासा बोलता है कि दरअसल मैं इस विंटर फेस्टिवल के बारे में सोच रहा था, दरअसल मैं इस विंटर फेस्टिवल में जाने के बारे में सोच रहा था। तो ये सुनकर फुयुकी बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो इस वीकेंड में भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ इस विंटर फेस्टिवल में। और इतना कहते ही फुयुकी वहाँ से दौड़ के चली जाती है, लेकिन सुबासा अभी भी बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पर खड़ा रह जाता है, और वो ये सोचने लगता है कि क्या इसका मतलब हम लोग डेट में जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फुयुकी की घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे, और डिनर करते करते वो लोग आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, जहाँ पर फुयुकी की मॉम फुयुकी से पूछती है कि कल तो वीकेंड है, तो क्यों ना हम लोग बाहर कहीं चले घूमने के लिए। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मेरे पास विंटर फेस्टिवल की पास है, तो इसीलिए मैं एक फ्रेंड के साथ उस विंटर फेस्टिवल में जाने वाली हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ विंटर फेस्टिवल, तुम जब छोटी थी तब तुम हर बार उस विंटर फेस्टिवल में जाया करती थी। अब हमें नेक्स्ट दिन की सुबह की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा बन के असल में वो तो हर टाइम ही यही कपड़े पहन के रखता है, लेकिन फिर भी वो बन के निकल जाता है फुकुयो की तरफ जाने के लिए, जहाँ पर फुकुयो उसे ये कहकर रखी थी कि वो उसके साथ एक स्टेशन में मिलेगी। तो सुबासा उसी तरफ जा रहा होता है, और जाते जाते अचानक से वो अपनी फोन निकाल के फुयुकी की मैसेज पढ़ने लगता है, और पढ़ते पढ़ते अचानक उसके सामने फुयुकी की उसी हॉट पिक्चर आ जाती है, जिस वजह से वो देखकर उसकी एक्सपी कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक्सपी नहीं, उसकी हेल्थ पावर, यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं उसको, हार्ट बीट को दिखाया जाता है, ऐसे कुछ समझ लो। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को थोड़ा सा संभालता है और उसके हार्ट बीट को बढ़ाता है, और फिर वो वहाँ से चलने लगता है। तो जब कुछ देर बाद सुबासा फाइनल स्टेशन में पहुँचता है, तब वो देखता है कि फुयुकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के एक सेक्सी ड्रेस पहन के आई हुई थी, जो देखकर उसके लाइफ पॉइंट तो बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो हो जाता है। मतलब क्या ही बताओ यार, इससे देखकर तो मेरा भी कुछ मन कर रहा था। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर तो फुयुकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और फिर यहाँ पर सुबासा थोड़ा बहुत तारीफ करता है फुयुकी की, और फिर फुयुकी से पूछता है कि तुम एलिमेंट्री स्कूल के बाद कभी भी उस विंटर फेस्टिवल में नहीं गए हो। तो फुयुकी बोलती है कि नहीं, मैं बहुत दिनों तक उस विंटर फेस्टिवल में नहीं गई हूँ। और फिर यहाँ पर वो लोग खड़े होकर ही थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, और फिर दोनों ही एक साथ चलने लगते हैं विंटर फेस्टिवल की तरफ। और फिर थोड़ी देर में ही वो लोग पहुंच जाते हैं विंटर फेस्टिवल में, और इस फेस्टिवल को देखकर सुबासा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, मतलब उतावला होता है, और वो वो कह के चिल्लाने लगता है। और वो फुयुकी से बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पर वो दोनों एक साथ ही वहाँ पर घूमने लगते हैं और बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने लगते हैं, और वो दोनों एक साथ पिक्चर्स वगैरह भी खींचते हैं, मतलब सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। जहाँ पर सुबासा की ध्यान तो कुछ अलग ही तरफ ही था यार।
अब उन दोनों को थोड़ा बहुत लग जाता है भूख, इसीलिए सुबासा चला जाता है एक स्टोर में एक कॉर्न डॉग खरीदने के लिए और उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर भी लगवा देता है और आके फुयुकी के साथ खड़े हो जाता है। तो यहाँ पर फुयुकी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे कॉर्न डॉग को थोड़ा सा टेस्ट कर सकती हूँ। तो सुबासा थोड़ा बहुत सोचता है और फिर थोड़ा सा नर्वस होते हुए अपनी कॉर्न डॉग को फुयुकी की तरफ बढ़ा देता है और फुयुकी वहां से थोड़ा सा बाइट खा लेती है। और अब बारी थी सुबासा की उस कॉर्न डॉग को खाने की। तो सुबासा यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता है कि वो इस कॉर्न डॉग को कैसे खाए, आखिर उसको ही इस कॉर्न डॉग को खत्म करना होगा। और बहुत देर तक सोचने के बाद, मतलब कुछ ही लम्हे तक सोचने के बाद, वो फाइनली उसी जगह को बाइट करता है जिस जगह पे फुयुकी उस कॉर्न डॉग को बाइट किया था। और ये देखकर तो फुयुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब आखिर ये लड़की चाहती क्या है यार, मैं इसको दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा हूँ यार। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर तो एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और फिर वो लोग एक बेंच पे बैठ के चाय वगैरह पीने लगते हैं, जहाँ पर फुयुकी सुबासा से ये पूछती है कि तो तुम्हें ये फेस्टिवल कैसा लगा। तो सुबासा बोलता है कि बढ़िया है यार, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मुझे लगा नहीं था कि ये फेस्टिवल इतना ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, बल्कि मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इस फेस्टिवल को। तो फुयुकी बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम इस फेस्टिवल को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे, लेकिन तुम्हारे साथ इस फेस्टिवल में आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि तुम्हें ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इतना कहते ही वो वहाँ से उठकर थोड़ा बहुत फुटेज खाने के लिए कुछ तो करने लगती है, लेकिन वो अपने पैर फिसल के गिर जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुबासा जो है वो फुयोको को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, मतलब उसे गिरने से बचा लेता है। और यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट होता है यार क्या ही बताओ, और उन दोनों की सांस एक दूसरे के अंदर जा रहा होता है और फिर दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं और दोनों ही खड़े हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट दिन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा अपने टिफिन खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फुयुकी आ जाती है और वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ लंच ब्रेक के लिए। तो सुबासा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ के लंच करने लगते हैं, जहाँ पर फुयुकी अपने बैग में से एक कप नूडल्स निकालता है और नूडल्स बनाने की प्रक्रिया को धीरे धीरे करके सुबासा को बताने लगता है। और वो बोलती है कि मैंने देखा था कि तुम कल मतलब फेस्टिवल में कैसे नूडल्स को खा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून से खा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं तुम्हारे लिए एक कप नूडल्स ही लेके आऊँ तुम्हारे लिए। और फिर वो नूडल्स बना के सुबासा को खाने के लिए देती है। तो जब सुबासा उस नूडल्स को खाता है तब वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये देखकर फुयुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब फुयुकी सुबासा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे टिफिन बॉक्स में क्या है। तो सुबासा बोलता है कि कोई कुछ खास नहीं है, हर रोज जो मैं खाता हूँ वही सब है। और वो जब अपना लंच बॉक्स खोलता है तब फुयुकी देखती है कि उसके लंच बॉक्स में तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिशेस रखे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है इस लंच बॉक्स को देखकर। तो सुबासा उसे इन्वाइट करता है अपना लंच खाने के लिए। तो फुयुकी एक मीट का टुकड़ा लेकर अपने मुंह में डालती है और वो बोलती है कि अरे ये मीट का टुकड़ा तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और वो बोलती है कि ये कोई गॉड मीट है क्या। तो सुबासा बोलता है कि अरे नहीं, ये तो मेरा ग्रैंड माँ ने मेरे लिए बनाया है। तो फुयुकी बोलती है मुझे शायद तुम्हारे ग्रैंड माँ से शादी कर लेनी चाहिए। अब फाइनली वो लोग अपना लंच वगैरह खत्म कर लेते हैं। अब लंच खत्म होने के बाद क्लास वगैरह तो चल नहीं रहा था, इसीलिए वो लोग थोड़ा बहुत वहाँ पर बैठ के बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर सुबासा ये बोलता है कि मैंने इससे पहले कभी भी कप नूडल्स नहीं खाया है। जो सुनकर फुयुकी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो पूछती है कि कहीं तुम किसी बड़े आदमी की, मतलब रिच फैमिली के बिगड़े हुए औलाद तो नहीं हो। तो सुबासा बोलता है कि अरे नहीं, मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं तो एक बहुत ज़्यादा सीधा साधा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फुयुकी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे प्लेस में आ सकती हूँ, और ये उसकी बहुत ज़्यादा करीब आकर पूछ रही होती है। और यहाँ पर सुबासा की ध्यान दोबारा से कहीं और चली जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग दोबारा से एक साथ ही स्कूल से घर आ रहे थे। तभी फुयुकी को एक इग्लू दिखती है और वो तुरंत ही उस इग्लू के अंदर चली जाती है, लेकिन जाते हुए पीछे से सुबासा को पुकारती है। तो सुबासा जब उसकी तरफ देखता है तब वो देखता है, मतलब तो वो कुछ अजीबोगरीब नज़ारे देख लेता है, जिस वजह से सुबासा दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तभी फुयुकी इग्लू से बाहर आकर सुबासा के हाथ को पकड़ के सुबासा को इग्लू के अंदर लेकर चली जाती है। लेकिन सुबासा यहाँ पर यही बोल रहा होता है कि ये इग्लू तो बहुत ज़्यादा छोटी है और वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब हो चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा पास। तो इग्लू के अंदर वो लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है, जहाँ पर फुयुकी ये पूछती है कि तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। हाँ। तो सुबासा बोलता है कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फुयुकी बोलती है मेरे और करीब आओ, मुझे जकड़ लो। लेकिन सुबासा यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है, ठरकी कहीं का, मतलब बेवकूफ़ कहीं का। और बाहर आते ही उसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी ग्रैंड माँ यानी कि डायन ग्रैंड माँ उसके सामने ही खड़ी हुई है। तो सुबासा के पीछे फुयुकी भी बाहर निकल आती है, लेकिन फुयुकी की यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो फुयुकी पूछती है कि ये बूढ़ी कौन है, मतलब वो तमीज़ से ही पूछती है कि आखिर ये औरत कौन है। तो सुबासा बोलता है कि दरअसल ये उसकी ग्रैंड माँ है। और सुबासा
सुबासा के यहाँ पर चेहरे पे साफ साफ खौफ दिख रहा था। लेकिन फुयुकी यहाँ पर सुबासा की ग्रैंडमा से बहुत ही कैजुअली बातें करने लगती है और फुयुकी यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगती है। मतलब उसकी ग्रैंडमा के हाथ की जो बनाया हुआ खाना है वो उस खाने की बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगती है और तारीफें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। मतलब यहाँ पर वो तो बहुत ज़्यादा बकबक कर रही होती है। तो अब उन लोगों की मतलब सुबासा और ग्रैंडमा की घर जाने की टाइम हो जाती है। तो इसीलिए ग्रैंडमा उसे बोलती है कि सुबासा चलो घर चलते हैं। और तभी ग्रैंडमा अपने हाथ में छतरी को खोल लेती है क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। तो ये देखकर फुयुकी ग्रैंडमा को बोलती है कि इस छतरी को बंद कर दीजिए प्लीज़। तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्यों। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मेरी भी एक ग्रैंडमा थी और वो आपकी तरह छतरी को भी यूज़ करती थी स्नोफॉल के टाइम, जिस वजह से वो फिसल के गिर के मर गई। मतलब इतना कैजुअली नहीं बताया था, बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट के साथ बताया था, लेकिन मैं कैजुअली बता रहा हूँ। तो जिस वजह से उसकी ग्रैंडमा इसकी बात को मान लेती है और उस छतरी को बंद कर देती है। तो अब फुयुकी बोलती है कि चलिए ग्रैंडमा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। और इतना कहती वो ग्रैंडमा के हाथ से उसकी बैग को ले लेती है और लेकर सुबासा को दे देती है और तीनों ही चलने लगते हैं उसके घर की तरफ, मतलब सुबासा के घर की तरफ। और चलते चलते वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं सुबासा के घर में। और सुबासा के घर में पहुंचते ही, मतलब घर के सामने पहुंचते ही फुयुकी देखती है इसके घर तो बहुत ज्यादा आलीशान है, मतलब बिल्कुल महल की तरह लग रहा है। और ये देखकर फुयुकी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो बोलती है कि शायद अब मुझे चलना चाहिए। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे घर तक आई हो तो एक ट्री ब्रेक तो होनी चाहिए। और इतना कहते ही वो लोग अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा चाय वगैरह बनाकर उन लोगों के पास जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि फुयुकी यहाँ पर बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी और उसके घर की बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह खींच रही होती है, जो देखकर ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। लेकिन यहाँ पर फुयुकी को हंसते हुए देखकर ग्रैंडमा की दिल थोड़ा सा पिघल जाती है और वो यहाँ पर सुबासा की बचपन की मेमोरीज को याद करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि सुबासा बचपन में ऐसे ही हंसा करता था और ग्रैंडमा ने बहुत दिनों तक इस हंसी को मिस किया है। मतलब सुबासा बहुत दिनों तक ऐसे हंसा नहीं है। और फिर इसी खुशी भरे माहौल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। लेकिन ये खुशी का माहौल ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है। एपिसोड की शुरुआत फुयुकी को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम देखते हैं कि फुयुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये कह रही होती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग स्कीइंग करने के लिए जा रहे हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एक बस में बैठ के स्कीइंग करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फुयुकी और सुबासा एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फुयुकी जो होती है वो सामने की सीट में बैठी हुई थी और सुबासा पीछे एक और लड़की के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर सुबासा ये कहता है कि मुझे स्कीइंग बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि ये तो है अमीर आदमी का बिगड़ा हुआ औलाद, मतलब बिगड़ा हुआ नहीं है, शरीफ लड़का है यार। तो ये सुनकर फुयुकी बोलती है कि क्या तुम्हें स्कीइंग नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, बल्कि मुझे तो एलिमेंट्री स्कूल से ही स्कीइंग आती है और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ स्कीइंग में। और फिर अचानक फुयुकी सुबासा के पास बैठी हुई लड़की से ये पूछती है कि हे, क्या तुम एक्साइटेड हो स्कीइंग करने के लिए? लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी जवाब नहीं देती, जो सुनकर फुयुकी थोड़ा सा तो उदास होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का है। ये ऑकवर्ड किस चीज के लिए है ये हम लोगों को इस एपिसोड के लास्ट में ही पता चल जाएगा। लेकिन उस लड़की की बात ना करने से फुयुकी थोड़ा सा उदास होती है, जो देखकर सुबासा ये पूछता है कि हे फुयुकी, क्या तुम ठीक हो? तो फुयुकी बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सायोरी चैन की फ्रेंड बनना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम, मतलब इस खूबसूरत लड़की का नाम सायोरी है। और फिर सुबासा पूछता है कि इसका मतलब तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है? तो फुयुकी बोलती है कि नहीं नहीं, हम दोनों के बीच तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो इसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। और फिर वो बोलती है कि जरा इसे गौर से देखो, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। और इतना कहते ही वो सुबासा के मुंह को लेकर सायोरी की तरफ घुमा देती है और सुबासा यहाँ पर सायोरी को देखता ही रहता है, मतलब देखता ही रहता है। और दूसरी तरफ फुयुकी लगातार सायोरी की तारीफ ही करे जा रहा था, मतलब उसकी फेस स्ट्रक्चर की, उसके हेयर की, उसके हेयर स्टाइल की, मतलब हर एक तारीफ करे जा रहा था। और सुबासा ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग स्कीइंग करने के लिए पहाड़ पे पहुंच चुके थे, जहां पर हम देखते हैं कि एक बंदा, मतलब इन लोगों का कोच होगा शायद, वो पूरी की पूरी टीम को 3 टीम में डिवाइड कर देता है और वो बोलता है कि तुम सभी लोग अपनी अपनी टीम लीडर की बात सुनना, मतलब टीचर की बात मानना। और इतना कहते ही वो वहाँ पर डिवाइडेड हो जाता है। लेकिन इस बीच सुबासा ये ख्याल में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी ग्रुप को ज्वाइन करे। तभी उसके पास एक सर आता है और वो बोलता है कि अच्छा सुबासा, तो तुम्हें कोई प्रायर नॉलेज नहीं है ना स्कीइंग का? तो सुबासा बोलता है कि नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर वो सर बोलता है कि तो तुम सी क्लास में जा सकते हो। और फिर वो टीचर सायोरी को दिखाते हुए सुबासा को बोलता है कि सुबासा तुम इसके साथ स्कीइंग कर सकते हो, क्योंकि सायोरी को भी स्कीइंग बिल्कुल भी नहीं आती है। और फिर वो टीचर ये कहता है कि सुबासा तुम कोई रिस्क मत लेना, ठीक है? और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है।
अब सुबासा यहाँ पर ये सोचता है कि यही सबसे सही वक्त है इसके साथ बातें करने का, क्योंकि ये बंदा तो मौका ही ढूंढ रहा था यार इसके साथ बातें करने के लिए। तो यहाँ पर सुबासा उसके साथ बातें करने वाला होता है, लेकिन तभी सायोरी जो है वो अपनी ईयरबड्स निकाल के अपनी कान में डाल लेती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा था कि सायोरी इन लोगों के साथ बातें करने के लिए बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है, और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है और उसके पीछे पीछे सुबासा भी आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायोरी गलती से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो अपने आप खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि फुयुकी बहुत ही तेज और बहुत ही शानदार स्कीइंग करते हुए उन लोगों के सामने आती है, जो देखकर सुबासा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से कुछ लोग फुयुकी को बुला लेती है, जिस वजह से फुयुकी वहाँ से चली जाती है। और तभी सुबासा ये कहता है कि फुयुकी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और तभी पीछे से सायोरी ये पूछती है कि तुम फुयुकी को पसंद करते हो ना? तो सुबासा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन सायोरी बोलती है कि ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था जब तुम दोनों बस में बातें कर रहे थे, मुझे तो दोस्ती से कहीं ज़्यादा लग रहे थे तुम दोनों। और फिर वो यहाँ पर बोलने लगती है कि फुयुकी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है और वो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वो ये भी बताती है कि वो फुयुकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है, क्योंकि वो भी क्लास में पॉपुलर बनना चाहती थी। और फिर बोलती है कि बहुत हो गया बातचीत, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो स्कीइंग करने से बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी उसके पास फुयुकी आती है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ स्कीइंग करना पसंद करोगे? और फुयुकी उस छोटी लड़की को थोड़ा सा हिम्मत देने लगती है, जिस वजह से वो लड़की फुयुकी के साथ स्कीइंग करने के लिए मान जाती है। और फिर वो दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्कीइंग करते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। अब दोबारा से नेक्स्ट सीन में हमें सुबासा और सायोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के पास उन लोगों की सर आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सी क्लास की यानी कि ऐसे बंदे हैं जिन लोगों को स्कीइंग बिल्कुल भी नहीं आती है। इस वजह से मुझे उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो सुबासा बोलता है कि नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे ये जानना है कि लंच ब्रेक कब है? तो सर बोलता है कि दरअसल ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी लंच ब्रेक ले रहे हैं। और ये सुनकर सुबासा सोचता है कि अबे कैसा आदमी है यार, हम दोनों के बारे में बिल्कुल ही भूल गया है। अब फिर सीन यहाँ पर कट होता है और हमें बस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर सायोरी बैठी हुई थी और सुबासा अपने लंच लेकर बस से बाहर जा रहा था। और वो ये सोच रहा था कि ये थोड़ा सा गलत होगा अगर मैं सायोरी के साथ अकेले इस बस के अंदर लंच करूँ। और ये सोचते सोचते वो बस के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसे ये याद आता है कि उसने तो अपनी चॉपस्टिक्स बस के अंदर ही छोड़ दिया है। इस वजह से वो दोबारा से दौड़ते हुए बस के अंदर जाता है। लेकिन जाने के बाद वो जो सीन देखता है यार, क्या ही बताओ, ये सीन में देखने के लिए तरस जा कोई बात नहीं, खैर 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 छोड़ो। तो वो सीन देखने के बाद सुबासा की तो खड़े हो जाते हैं रोंगटे। और ये सीन देखने के बाद उन दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। हाँ, लेकिन तभी सुबासा अपनी मुंह दूसरी ओर फेर लेता है और वो बोलता है कि ये मेरी गलती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल आने लगते हैं। और फिर सुबासा बहुत ही तेज़ अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है कि मैं दरअसल जानबूझ के नहीं किया है, दरअसल मैं अपना चॉपस्टिक इस बस में भूल गया था, इसलिए मैं उसे लेने के लिए आया था। मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर मैंने कुछ भी देखा है। लेकिन इतनी सब कुछ बातें सुनने के बाद भी सायोरी चुपचाप बैठी हुई थी। इस वजह से सुबासा को यही लग रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो वहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी सायोरी पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। यहाँ पर सायोरी यार कितना ज़्यादा क्यूट लग रही थी। खैर, और फिर सायोरी बोलती है कि हम दोनों के लंच खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली हूँ। मतलब वो यहाँ पर कुछ तो बताने वाली थी। तो यहाँ पर सायोरी बहुत तेज खाना खाने लगती है और खाना खत्म होने के बाद वो बोलती है कि तो सुनो मेरी बात। तो सुबह सभी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उसके बात सुनने लगता है। यहाँ पर सायोरी बोलती है कि दरअसल मुझे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, इसीलिए मैं हर वक्त सभी लोगों से पीछे रह जाता हूँ, बल्कि मैं बास्केटबॉल भी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाती हूँ। और ऐसे करते करते मैं हर एक फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुकी हूँ, और इस वजह से वो अपने आप को हर एक बंदे से आइसोलेट कर चुकी है। मतलब किसी से उतनी अच्छी तरीके से बात नहीं करती है। और वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके बैग में से, मतलब सायोरी के बैग में से एक नोटिफिकेशन का आवाज़ आती है, जिस वजह से सुबासा पूछता है कि शायद तुम्हारे मोबाइल में किसी नोटिफिकेशन आया है। तो सायोरी बोलती है कि ये कोई मोबाइल नहीं है, बल्कि ये एक प्ले स्टेशन है, मतलब PSP इस टाइप का कुछ है। और वो निकाल के उसे अपनी गेम दिखाने लगती है और वो बोलती है कि मैं इस गेम को खेलती हूँ। यहाँ पर इस गेम का नाम मुझे नहीं पता, मतलब वो बताई थी, मैं भूल गया।
चलो खैर कोई बात नहीं। और वो पूछती है कि क्या तुम्हें इस गेम के बारे में नहीं पता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है। और इतना बोलते ही वो उसे उस गेम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने लगती है और सायोरी सुबासा को अपनी PSP खेलने के लिए भी देती है। लेकिन वो देखती है कि सुबासा इस गेम में बहुत ज़्यादा नल्ला है, मतलब उसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था ये गेम और वो खेल भी नहीं पा रहा था और वो हार जाता है इस गेम में। तो सायोरी इसे सिखाने के लिए थोड़ा सा पास आने लगती है और पास और इतना ज़्यादा करीब आ जाती है कि क्या ही बताओ, मुझे भी चाहिए इतना पास है। लेकिन तभी सायोरी सुबासा के मुंह को देखकर ये रियलाइज करता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वो तुरंत ही सुबासा से दूर चली जाती है। अब सायोरी सुबासा को अपनी गेम प्ले स्किल्स दिखाती है, जिस वजह से सुबासा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है सायोरी को देखकर और वो बोलता है कि यार सायोरी तुम कितना ज़्यादा प्रो हो इस गेम में। और सायोरी यहाँ पर थोड़ा बहुत फुटेज खाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों दोबारा से स्कीइंग करने के लिए आ जाते हैं और फिर दोनों एक साथ रोपो की मदद से हिल के ऊपर जाने लगते हैं। और फिर जाते हुए सायोरी सुबासा से ये पूछती है कि तुम स्की क्यों करना चाहते हो, सर ने हम लोगों को ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मना किया था। लेकिन सुबासा कहता है दरअसल मैं चैलेंजिंग चीज़ें करना पसंद करता हूँ। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोनों पहुँच चुके थे एकदम पीक में, मतलब हिल की टॉप में, जहाँ से वो लोग स्कीइंग वगैरह शुरू करने वाले थे। और फिर वहाँ पर खड़े होकर वो दोनों दोबारा से बातें ही कर रहे होते हैं, मतलब पूरी की पूरी एनिमे सीरीज में ये लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, बातें करते करते सुबासा सायोरी के ये बोलता है कि दरअसल मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो सायोरी थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है कि मुझे कभी भी पीछे मत छोड़ देना। तो सुबासा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर स्कीइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुबासा को स्कीइंग के रूल्स वगैरह तो पता थे, लेकिन सायोरी को रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं मालूम थे, मतलब कैसे स्कीइंग वगैरह करते हैं वो सब कुछ बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जिस वजह से सुबासा बहुत ही इजीली स्कीइंग तो कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायोरी बहुत ही तेज़ ऊपर से नीचे आ रही होती है और उसे रोकना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, जो देखकर सुबासा तो ब्लैंक आउट हो जाता है और वो सोचता है अब वो क्या करे, उसने तो उसे रूल्स वगैरह के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायोरी के पीछे से फुयुकी निकल आती है और वो सायोरी को स्कीइंग करने सिखाने लगती है, मतलब चलते चलते ही सिखा देती है, जिस वजह से वो दोनों इस बार बच जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दोनों स्नो के ऊपर लेटे हुए हैं, मतलब सायोरी और फुयुकी स्नो के ऊपर लेटे हुए हैं। लेकिन दूर से टीचर उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि टीचर ने उन दोनों की इस काली करतूत के देख लिया था, मतलब ये रिस्क वाला करतूत देख लिया था। तो सुबासा यहाँ पर कहता है कि ये पूरा गलती मेरा है, इस वजह से मैं सर के सामने माफ़ी मांगूंगा। और वो ये चीखते हुए जाता है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, और चीखते हुए सर के पास चला जाता है, जो देखकर फुयुकी और सायोरी बस पड़ती है, यार ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बिल्कुल मेरी तरह। और एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबासा और सायोरी दोनों बस की सीट में बैठकर सो चुके थे, जहाँ पर सायोरी सुबासा के कंधे पे अपनी सर रखी हुई थी, जो देखकर फुयुकी बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है और वो बोलती है कि ये दोनों मेरे साथ हैंग आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बर्फीले तूफान के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबासा रेडी सेडी होकर स्कूल के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक दरवाजे के सामने खड़े होकर ये सोचने लगता है कि इतने तूफान में मैं स्कूल जा भी पाऊंगा, उसके अलावा मेरा पूरा बॉडी भी दर्द कर रहा है। मतलब वो लोग इसके पहले वाले एपिसोड में स्केटिंग कर रहे थे, इसीलिए उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो चुका है। लेकिन तभी उसका ग्रैंड माँ पीछे से आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम इस तूफान में स्कूल नहीं जा पाओगे तो तुम एक अच्छे सिटीजन नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए सुबासा ज्यादा कुछ ना सोचते हुए गेट से बाहर आ जाता है और स्कूल की तरफ चलने लगता है। लेकिन बाहर कुछ देर चलने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होने लगता है और उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है, जिस वजह से वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे करके बेहोश टाइप का होने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक गाड़ी आती है, जिस वजह से सुबासा वहीं पर साइड में थोड़ा सा गिर जाता है और वहाँ पर उसकी आंख लगने लगता है। लेकिन तभी फुयुकी उसके सामने आ जाती है और उसे जगाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सुबासा को यही लग रहा होता है उसे शायद फ्लैशबैक आ रहा है अपनी जिंदगी का। लेकिन फुयुकी की कुछ देर बुलाने के बाद सुबासा अपने होश में आता है और सुबासा फुयुकी के साथ उसकी गाड़ी में ही बैठ जाता है। अब वो लोग स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। दरअसल ये गाड़ी फुयुकी की है और इस गाड़ी को उसकी मॉम चला रही थी और उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तो गाड़ी के अंदर चलते चलते वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर फुयुकी उसे कहती है कि इतनी तूफान में कोई बाहर निकलता है क्या, अगर मैं तुम्हें नहीं देखती तो तुम यहाँ पर मरने वाले थे। और फिर फुयुकी की मॉम सुबासा से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सुबासा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, व्हाट ए वेस्ट। और फिर वो सुबासा से पूछती है कि फुयुकी तुम्हें कैसी लगती है, ये तुम्हें एडोरेबल नहीं लगती। तो फुयुकी बोलती है कि मॉम ये क्या बातें कर रहे हो आप, मतलब वो यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा रही होती है। और फिर वो सुबासा और फुयुकी को दोनों को लेकर एक कपल टाइप का कमेंट्स करने लगता है।
जो सुनकर यहाँ पर फुयुकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मॉम, मतलब इतना ही बोलती है। और ये देखकर उसकी मॉम ये समझ जाती है कि फुयुकी यहाँ पर गुस्सा हो चुकी है। और सुबह से भी ये नोटिस करता है कि फुयुकी गुस्से में कैसी लग रही है। अब बातचीत करते करते वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं स्कूल में और फुयुकी की मॉम उन दोनों को वहां पर ड्रॉप करके अपने काम के लिए निकल जाती है। अब सुबासा और फुयुकी दोनों मिलकर चलने लगते हैं अपने क्लासरूम की तरफ, जहाँ पर सुबासा को दोबारा से बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन महसूस होने लगता है। और फुयुकी ये देखकर वहां पर रुक जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो सुबासा बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी पीछे से सायोरी उन लोगों की तरफ ही आ रही होती है, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि सायोरी की बॉडी भी बहुत ज्यादा पेन कर रही थी, क्योंकि उसने भी इससे पहले कभी भी सर्फिंग नहीं करी है, इसलिए उसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है। और वो धीरे धीरे करके चल रही होती है, लेकिन फुयुकी जो है वो दौड़ के जाके सायोरी को हग कर लेती है और सायोरी की बॉडी यहाँ पर दर्द से फट जाती है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द करने लगती है। और वो फुयुकी को बोलती है कि ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी फुयुकी। अब यहाँ पर वो तीनों बात करने लगते हैं, लेकिन सायोरी और सुबासा ये दोनों अपनी बॉडी के दर्द के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो सुनकर फुयुकी भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि मुझे भी बॉडी दर्द चाहिए, मतलब मसल्स कोर चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर सुबासा अपनी किताब वगैरह समेट रहा होता है और दूसरी तरफ फुयुकी मेकअप वगैरह कर रही होती है। तभी फुयुकी ये नोटिस करती है कि सुबासा पहले से ही एक कंबल, मतलब एक ब्लैंकेट लेकर आया हुआ है। तो ये देखकर फुयुकी पूछती है कि आज तुमने अपना ब्लैंकेट खुद लाए हो। तो सुबासा बोलता है कि हाँ, रोज रोज तुम्हारा ब्लैंकेट लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज खुद अपना ब्लैंकेट लाया हूँ। तो फुयुकी बोलती है कि इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपनी जैकेट खोलकर कुछ तो दिखाने लगती है। यहाँ पर मुझे नहीं पता यह कि क्या दिखा रही थी, लेकिन सुबासा कुछ देख लेता है और वो समझ जाता है कि फुयुकी यहाँ पर उसे क्या दिखा रही है। और फिर फुयुकी उसे दो चीज देती है। ये चीज क्या है मुझे नहीं पता भाई, क्या है ये चीज। तो सुबासा उन दो चीजों को ले लेता है। अब फुयुकी बोलती है कि अरे मेरी तो लिपस्टिक खत्म हो चुकी है। तो सुबासा बोलता है स्कूल खत्म होने के बाद चले जाना लिपस्टिक खरीदने के लिए। तो वो लोग थोड़ा बहुत बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सायोरी भी आ जाती है और वो लोग यहाँ पर ये बातें करने लगते हैं कि कौन होकाइडो से, मतलब लोकली होकाइडो से है और कौन नहीं है। तो इन लोगों के बीच कुछ बातें होती है जो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद सुबासा जो है वो सायोरी के हाथ में वो गेमिंग कंसोल देख लेता है, मतलब नोटिस कर लेता है और वो पूछता है कि क्या ये गेम कंसोल है। तो यहाँ पर सायोरी थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने फाइनली इसे नोटिस कर लिया, लेकिन तुम अगर ये करना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन सुबासा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सायोरी थोड़ा सा शर्मा जाती है, मतलब यहाँ पर वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि डबल मीनिंग निकल के खुद ब खुद आ रहा था। तो अब फुयुकी ये देखकर बोलती है कि क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो सायोरी बोलती है कि हाँ, तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग चले जाते हैं एक सुपर मार्केट में, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग वगैरह करने वाले थे। तो यहाँ पर आकर वो लोग पहले तो थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और फिर सायोरी और सुबासा दोनों मिलकर फुयुकी को गेम वगैरह सिखाने लगती है। और कुछ देर बाद वो लोग फाइनली चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पर सुबासा को वो लोग बिल्कुल कूली बना के रखा हुआ था। एंड फाइनली वो लोग सेल्फी वगैरह भी लेते हैं मेकअप करने के बाद। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सुबासा अपनी टेबल में बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी उसे अचानक ये ख्याल आता है कि क्या उन्हें कोई इंग्लिश होमवर्क मिला था, और वो ये याद नहीं कर पा रहा होता है कि उन लोगों को इंग्लिश होमवर्क आखिर मिला भी था या फिर नहीं। तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो फुयुकी को फोन करके ये पूछ ले उन लोगों को इंग्लिश होमवर्क मिला भी है या फिर नहीं। तो इतना सोचते ही वो फुयुकी को मैसेज करता है कि क्या कर रही हो। तो फुयुकी बोलती है कि मैं बात ले रही हूँ। तो ये सुनकर सुबासा बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। लेकिन इस तरफ तो फुयुकी भी बहुत ज्यादा ठरकी थी, इसलिए वो अजीबोगरीब फोटोज भेजने लगता है सुबासा को, ताकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका खड़ा हो जाए रोंगटे। तो इस तरफ सुबासा की भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी उसकी ये सब फोटोज देखने के बाद। और इस तरफ फुयुकी ये पूछती है कि ये फोटो कैसा लग रहा है। तो सुबासा इधर उधर की बातें करने लगता है। वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारा घर वगैरह, तुम्हारा बाथटब वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है वगैरह वगैरह। तो अब फुयुकी क्या करती है कि उसे डायरेक्ट वीडियो कॉल ही लगा देती है, जो देखकर सुबासा की हालत तो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वो अपने कैमरा को ऑफ करके अपने फोन को साइड में रख देता है और फिर फुयुकी के साथ ऐसे ही बातें करने लगता है। तो इधर उधर की बहुत सारे बातें करने के बाद सुबासा जो है वो फाइनली इंग्लिश होमवर्क के बारे में फुयुकी को पूछती है। तो फुयुकी ये सुनकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मतलब पैनिक करने लगती है, जिस वजह से वो तुरंत ही बाथटब से उठकर बाहर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फोन हाथ से गिर जाता है और फुयुकी की आवाज सुनकर सुबासा का भी फोन हाथ से गिर जाता है। और
यहाँ पर फुयुकी पूरी तरीके से कैमरा में कैप्चर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सुबासा का भी फोन हाथ से गिर गया था, इस वजह से सुबासा कुछ भी नहीं देख पाता। और यहाँ पर फुयुकी फाइनली उसकी फोन को पकड़ लेती है और सुबासा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा है। तो सुबासा पूछता है कि क्या देखने के बारे में पूछ रहे हो तुम। तो अब वो दोनों फाइनली कॉल रख देते हैं और फुयुकी बाथटब से निकल के थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि फुयुकी जो है वो अपनी होमवर्क करना भूल गई थी, इसलिए सर उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत एक सिंगिंग कंपटीशन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुयुकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही बढ़िया गाना गाती है। ये लड़की यार सच में बहुत ज़्यादा एडोरेबल है यार, मतलब हर काम में बहुत ज़्यादा खूबसूरती से करती है। और यहाँ पर इसके गाना सुनकर सुबासा तो बहुत ज़्यादा सेड्यूस्ड हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि फुयुकी की जो गाना है वो ख़त्म हो जाती है और वो आकर सभी लोगों के साथ बैठ जाती है और वो बोलती है कि ये गाना मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट गानों में से एक है और ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा चेयर अप भी करती है, मतलब उसे मोटिवेट करती है, ऐसा कुछ समझ लो। तो अब उन लोगों की बातों के बीच बारी आ जाती है सुबासा की गाने की। तो यहाँ पर सुबासा थोड़ा सा घबराने लगता है और वो सायोरी को बोलता है कि ऐसे कॉन्सर्ट मेरी ज़िंदगी के पहले कॉन्सर्ट है, मतलब इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी ग्रुप स्टडी या फिर ग्रुप पार्टी को अटेंड नहीं किया है। तो ये सुनकर सायोरी बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तो रेगुलरली पार्टीज़ वगैरह अटेंड करती हूँ ऐसी। जो सुनकर सुबासा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। तो अब इन दोनों के बीच फुयुकी आके बैठ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम दोनों को हेल्प करूँगी गाने के लिए। और वो उन दोनों के हाथ को पकड़ के खींच के लेकर चली जाती है कैरियोके में गाने के लिए। अब यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खाना पीना खाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, बातें सातें करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। तो उन लोगों के बातों के बीच एक बंदा फुयुकी को बोलता है कि कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइंस डे है और मुझे तुमसे चॉकलेट चाहिए। जो सुनकर फुयुकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाऊंगी, बल्कि मैं ढेर सारे चॉकलेट बनाऊंगी और मैं हर एक बंदे को, मतलब हर एक बंदा बंदी जो भी हो सभी लोगों को चॉकलेट बांटूंगी। एक लड़की फुयुकी से पूछती है कि फुयुकी इससे पहली बार तुमने कितने चॉकलेट्स बनाए थे। तो फुयुकी बोलती है कि लगभग 60 चॉकलेट्स। जो सुनकर यहाँ पर सुबासा को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, मतलब वो यहाँ पर थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहा था। अब सभी लड़कियां मिलकर सायोरी को पूछती है कि क्या तुम इस बार किसी के लिए चॉकलेट बनाने वाली हो। लेकिन सायोरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग तरीके से बोलती है कि नहीं, मैं अपनी पैसों को अपनी हॉबीज़ में खर्च करने वाली हूँ। जो सुनकर सभी बोलते हैं कि हाँ तुम कितना ज़्यादा फ़नी हो, हैं। अब थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद उन लोगों की पार्टी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबासा, सायोरी और फुयुकी ये तीनों मिलकर जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि इन तीनों की घर एक ही दिशा पर होती है। अब नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि सायोरी हर रोज की तरह गेम खेल रही होती है और गेम खेलने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करती है और उसके दिमाग में भी वैलेंटाइंस डे के बारे में ख्याल आ रहा होता है, क्योंकि वो भी सुबासा को चॉकलेट देना चाह रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट में, जहाँ पर ढेर सारे चॉकलेट्स रखे हुए थे और यहाँ पर सायोरी चोरी चोरी चुपके आ जाती है, क्योंकि उसे भी चॉकलेट देना था यार। लेकिन फुयुकी भी इस सुपरमार्केट में आई हुई थी और फुयुकी बहुत ही इजीली उसे देख लेती है, मतलब उसके पीछे से आकर उसे धप्पा कर देती है और वो पूछती है कि सायोरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सायोरी बोलती है कि दरअसल मैं नेल पॉलिश खरीदने के लिए आई थी। तो फुयुकी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों एक साथ शॉपिंग करते हैं। और वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं और वो लोग पहले तो नेल पॉलिश खरीदते हैं और नेल पॉलिश खरीदने के बाद फुयुकी जाने लगती है अपनी चॉकलेट बनाने की इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर सायोरी उसे थोड़ा सा रोकते हुए थोड़ा सा नर्वस फील के साथ बोलती है कि मैं भी चॉकलेट बनाने की इंग्रेडिएंट्स खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ चाहिए होता है चॉकलेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर फुयुकी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उसे बोलती है कि चलो हम दोनों एक साथ ही चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स खरीद लेते हैं तब तो। और फिर वो लोग यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग्स वगैरह कर लेते हैं चॉकलेट्स बनाने की। अब रात में हम देखते हैं कि सायोरी चॉकलेट बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे चॉकलेट बनाने की प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो यूट्यूब में ये देख रही थी कि हाउ टू मेक चॉकलेट्स एट होम, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी उसे फुयुकी की कॉल आती है और वो बोलती है कि सायोरी तुम क्या कर रही हो। तो सायोरी बोलती है कि मैं चॉकलेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि चॉकलेट कैसे बनाता है। तो यहाँ पर फुयुकी उसे हेल्प करने लगती है, मतलब बोलने लगती है कि कैसे कैसे चॉकलेट बनाना होता है, पहले तुम्हें पानी उबालना होता है, चॉकलेट डालना होता है, मिल्क उबालना होता है वगैरह वगैरह। मतलब मुझे भी नहीं पता भाई चॉकलेट कैसे बनाता है, तुम लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हो हाउ टू मेक चॉकलेट एट होम। तो खैर जो भी हो, यहाँ पर बोलते बोलते वो लोग चॉकलेट बनाने लगते हैं और फुयुकी की मदद से सायोरी फाइनली चॉकलेट बना ही लेती है। अब यहाँ पर फुयुकी थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए अपनी चॉकलेट्स की कलेक्शन दिखाती है, जहाँ पर उसने भतेरी तरीके की चॉकलेट्स बनाई हुई थी, जो देखकर सायोरी की तो होश ही उड़ जाती है और वो बोलती है कि फुयुकी तुम तो हर चीज
में बहुत ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर बातें करते करते अचानक से फुयुकी के हाथ से दूध की एक बोतल उन चॉकलेट्स के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी चॉकलेट्स खराब हो जाते हैं। और इन चॉकलेट्स के बीच एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चॉकलेट भी था, स्पेशल पर्सन के लिए, मतलब सुवासा के लिए, तुम लोग समझ ही सकते हो। और वो चॉकलेट भी इस हादसे में खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फुयुकी सिचुएशन को संभाल लेती है और वो बोलती है कि यहाँ पर ढेर सारे चॉकलेट्स है, मुझे लगता है कि कुछ चॉकलेट्स अभी तक ठीक है और मैं उन चॉकलेट्स को ही स्कूल में ले जाने वाली हूँ। और इतना कहते ही वो सायोरी की कॉल को कट कर देती है। अब नेक्स्ट दिन हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुयुकी सभी लोगों को चॉकलेट बांट रही होती है और तभी वहाँ पर सुबासा भी आ जाता है। तो फुयुकी आकर सुबासा को उसकी चॉकलेट पकड़ा देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने दुकान से कोई चॉकलेट खरीद कर लाई हुई थी सभी लोगों को देने के लिए। और यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि उसकी सभी के सभी चॉकलेट्स खराब हो चुके थे और यहाँ पर वो खुशी खुशी सभी लोगों को अपनी चॉकलेट्स बांट रही होती है। तभी वहाँ पर सायोरी भी आ जाती है और सायोरी को भी वो वही चॉकलेट देती है, जो देखकर सायोरी थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि उसे पता था कि फुयुकी ने कितना ज्यादा मेहनत किया था अपनी चॉकलेट्स के पीछे। तो खैर जो भी हो, वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो फुयुकी से अपनी चॉकलेट्स मांगता है। तो फुयुकी उसे भी वही चॉकलेट्स देती है, जो देखकर वो बंदा थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हुए उसे बोलता है कि अरे फुयुकी ये क्या है, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोचा था कि तुम अपने हाथों से कोई चॉकलेट बनाकर लाओगे हम लोगों के लिए। जो सुनकर फुयुकी को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने फेस में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती और ये सब कुछ बातचीत सायोरी और सुबासा दोनों ही सुन लेते हैं। अब वो बंदा चला जाता है बाहर दूसरे लड़कियों से चॉकलेट लेने के लिए। तो उन लोगों से चॉकलेट लेने के बाद वहाँ पर आ जाते हैं सायोरी और सायोरी उस बंदे को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फुयुकी के साथ ऐसे बात करो, अगर तुमने इसके बाद ऐसे फुयुकी के साथ कभी भी बात किया तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जो देखकर उस बंदे की तो पैंट गिली हो जाती है, मतलब डर जाता है बंदा। अब यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और आज स्कूल साफ करने की जिम्मेदारी थी सुबासा और फुयुकी के ऊपर। तो वो दोनों स्कूल वगैरह साफ कर देते हैं और उन लोगों को भी घर जाने का वक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फुयुकी जो होती है वो फूट फूट के रोने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा रोती है यार। सच बताओ तो उसकी रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। खैर जो भी हो, तो यहाँ पर सुबासा पूछने लगता है कि अरे फुयुकी तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो फुयुकी यहाँ पर उसे सारा का सारा किस्सा बता देती है और वो ये भी बोल देती है कि मैंने सोचा था कि उसमें से शायद कुछ चॉकलेट्स बच गए थे, मतलब सही थे, लेकिन वो सब भी खराब हो चुके थे, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कोई भी चॉकलेट्स नहीं ला पाया हूँ, मुझे माफ कर देना। और वो ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं हर एक फ्रेंड को डिसअपॉइंट कर दिया है। और यहाँ पर वो अपनी दुखड़ा सुनाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सुबासा जो होता है वो अपना दिमाग चलाता है और जाके पियानो में बैठ जाता है और पियानो में वो वही गाना बजाने लगता है जो गाना फुयुकी ने एपिसोड की पहले गाई थी। मतलब यहाँ पर सुबासा को ये पता था कि उसे ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसका फेवरेट गाना बजाने लगता है, जो सुनकर फुयुकी तुरंत ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सायोरी भी आ जाती है। मतलब सायोरी पहले से दरवाजे के बाहर से खड़े होकर उन लोगों के बीच हो रही बातें को सुन रही थी। तो सायोरी अंदर आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, जो देखकर फुयुकी ये समझ जाती है कि सायोरी शायद सुबासा को अपनी चॉकलेट देना चाहती है। तो इसीलिए फुयुकी वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। लेकिन सायोरी सभी लोगों को चौंका देते हुए प्रीमियम वाले चॉकलेट, मतलब उसकी स्पेशल चॉकलेट्स फुयुकी को दे देती है। वो बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें एक बड़ी चॉकलेट दूंगी, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें एक बड़ी चॉकलेट दूंगी। जो देखकर फुयुकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे हग कर लेती है और वो बोलती है कि सायोरी आई लव यू। लेकिन यहाँ पर सुबासा जो होता है वो बहुत ज्यादा एम्बरेस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे यही लग रहा होता है कि यहाँ पर सारे के सारे लड़कियां सिर्फ उसके लिए ही चॉकलेट्स लाने वाली है। मतलब वो सायोरी से भी उस चॉकलेट को एक्सपेक्ट कर रहा था और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बरेस होने लगता है। जो देखकर सायोरी सुबासा को बोलता है कि सुबासा मैं तुम्हारे लिए भी चॉकलेट्स लाई हूँ, और वो एक थैली में भरा हुआ चॉकलेट सुबासा को दे देता है। और सुबासा तो इस चॉकलेट को भी पाकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, मतलब बंदा इनोसेंट है। और यहाँ पर सभी लोग मिलकर उन चॉकलेट्स को एंजॉय करने लगते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के टीचर, मतलब सुबासा और फुयुकी, इन लोगों के टीचर उन लोगों को बताते हैं कि नेक्स्ट वीक से फाइनल एग्जाम शुरू होने वाली है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मतलब हम लोगों की तरह ही वो लोग इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबासा इस टेस्ट के बारे में सुनकर वो सोचता है कि मैंने तो ऑलरेडी सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके रखा हुआ है, लेकिन अब सिर्फ मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बाजू में ही बैठी हुई फुयुकी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होती है। तो ये देखकर सुबासा फुयुकी से पूछता है कि क्या तुम एग्जाम को इतना ही ज़्यादा हेट करते हो। तो फुयुकी बोलती है कि इसमें कोई पूछने वाली बात है,
और फिर फुयुकी बोलती है कि तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम एग्जाम पसंद करते हो। लेकिन सुबासा बोलता है कि नहीं, उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो सुनकर फुयुकी बोलती है कि क्या सेटिस्फेक्शन, इससे पहले मैं ऐसे बात किसी की मुंह से नहीं सुनी हो। जो सुनकर सुबासा बोलता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग बातें करता हूँ, लेकिन फुयुकी बोलती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूँ। और वो बोलती है कि क्या तुम आज शाम को फ्री हो, क्या हम लोग एक साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो सुबासा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबासा, फुयुकी और सायोरी तीनों मिलकर एक साथ फुयुकी के घर की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ये लोग फुयुकी के घर में ग्रुप स्टडी करने वाले हैं और चलते चलते आपस में वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। अब वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उन लोगों के घर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुयुकी के घर में मतलब उसकी मॉम डैड काम में गई हुई थी और उसकी बहन डांस क्लास में थी। तो फुयुकी उन दोनों को कहती है कि तुम मेरे रूम में जाओ और मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह लेकर आती हूँ। तो वो दोनों क्या करते हैं कि फुयुकी के रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही वो देखते हैं कि इसकी रूम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजी हुई है, जो देखकर उन लोगों की आंखें चौंध दिया जाती है। और वो लोग सोचते हैं कि अभी ये रूम है कि जन्नत। और तभी उन लोगों के पीछे से फुयुकी थोड़ा सा जूस लेकर खड़ी होती है और तीनों ही लोग मिलकर बैठ जाते हैं उसके रूम में। अब यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत मिरिंडा पी लेते हैं, मतलब मुझे तो मिरिंडा जैसा ही लग रहा था, खैर कोई बात नहीं। तो मिरिंडा पीने के बाद वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और खाना पीना खत्म करने के बाद वो लोग फाइनली बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्विज खेलेंगे, जिसकी वजह से उन लोगों की पढ़ाई, मतलब सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को क्विज मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगते हैं, जहाँ पर सायोरी और सुबासा दोनों ही तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फटाफट जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन फुयुकी को जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड होने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल ही कोई भी सवाल की जवाब नहीं आ रहा होता है और वो इधर उधर की बातें करने लगती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पढ़ाई करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, सुबासा के अलावा। तो वहाँ पर वो दोनों लड़की थोड़ा सा आराम करने लगते हैं। लेकिन जब सुबासा पीछे मुड़ के घर की तरफ देखता है तब वो देखता है कि शाम की 7 बज चुके हैं, जो देखकर उसकी तो फटके 4 हो जाती है। और वो बोलता है कि मुझे अब घर निकलना चाहिए, और वो बोलते ही दौड़ के बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी चुड़ैल दादी से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो अब सुबह से रेडी होकर अपने जूते वूते बांधकर गेट खोल के बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी उसके साथ ये होता है। जो हर एक बंदे की ख्वाहिश होता है, मेरा भी है, खैर जो भी हो। तो सुबासा की मॉम थोड़ा सा रात होने की वजह से सुबासा को उसके घर तक छोड़ने के लिए चली जाती है अपनी कार से। तो अब फुयुकी की मॉम फाइनली उसको अपनी घर तक छोड़ देती है, लेकिन जाते वक्त वो उसे एक ड्रिंक की बोतल भी पकड़ा देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबासा डरते हुए घर के अंदर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी चुड़ैल दादी वहीं पर खड़ी हुई है, जो देखकर सुबासा के फटके 4 हो जाती है। अब नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि सुबासा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था कि तभी उसके पीछे से उसकी दादी आकर उसे बोलती है कि सुबासा, क्या तुम इस गार्बेज को कूड़ेदान में फेंक दोगे? तो सुबासा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो उस गार्बेज को लेकर चला जाता है कूड़ेदान में फेंकने के लिए। और वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जो एक लकड़ी लेकर कूड़ेदान के सामने खड़ी हुई थी, और जिसे देखकर सुबासा की तो होश ही उड़ जाते हैं। और फिर वो लड़की तुरंत ही वहाँ पर बैठी हुई 2-4 कौवे को डराकर भगा देती है और दूसरी तरफ मतलब सुबासा की तरफ देखती है और वो बोलती है कि अब तुम कूड़े फेंक सकते हो। और फिर इतना कहती वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होता है और हमें स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, और स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि सुबासा और फुयुकी दोनों मिलकर आपस में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुबासा जो है वो उस लड़की के बारे में फुयुकी को बताती है, जो सुनकर फुयुकी बोलती है कि क्या तुम रीना सेनपाई के बारे में बातें कर रहे हो? तो सुबासा बोलता है कि क्या रीना सेनपाई? तो फुयुकी बोलती है कि हाँ, व्हाइट और पिंक हेयर यहाँ पर सिर्फ रीना सेनपाई की है, और वो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ वगैरह करने लगती है। और वो बोलती है कि मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती हूँ। और फुयुकी ये भी बताती है कि रीना सेनपाई हम लोगों की यहाँ पर होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लगातार 2 बार मतलब 2 साल जीती है। और फुयुकी बोलती है कि मैं रीना सेनपाई की जैसा बनना चाहती हूँ। और फुयुकी सुबासा को पूछती है कि क्या तुम आज भी फ्री हो, क्या हम लोग आज भी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं? लेकिन सुबासा यहाँ पर बहुत ही रूडली मतलब नॉर्मल तरीके से ही बताता है कि नहीं यार, मैं आज जो है वो तुम लोगों के साथ पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेले ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। जो सुनकर फुयुकी थोड़ा सा उदास तो होती है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा जोश के साथ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं और सायोरी दोनों मिलकर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सायोरी वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब गेट खुल के अंदर आती है स्कूल की, और वो भी बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ आज पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे,
जैसे तुम कल किया था सुवासा के जाने के बाद, तुम सिर्फ बातें ही कर रहे थे मेरे साथ। जो सुनकर फुयुकी दोबारा से थोड़ा सा उदास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि लंच के टाइम हो जाता है और फुयुकी आती है सायोरी के पास एक साथ लंच करने के लिए। लेकिन सायोरी बोलती है कि तुम मेरे साथ क्यों लंच करना चाहती हो, तुम तो हर रोज सुवासा के साथ लंच करते हो। तो फुयुकी बोलती है कि दरअसल मुझे पता नहीं है कि सुवासा कहाँ पर चला गया है। और सायोरी भी ये नोटिस करती है और वो बोलती है कि पता नहीं यार कहाँ पर गया होगा वो। और फिर वो लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत बातचीत करने के साथ साथ लंच भी करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुवासा जो है वो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ है, मतलब वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके ग्रैंडमा कितने ज्यादा खूंखार है। तो वहाँ पर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा स्नोरिंग की आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है और वो ये देखता है कि वहाँ पर जो लाइब्रेरियन है वो और कोई नहीं बल्कि रीना सेनपाई है। जो देखकर उसके तो पेट में बटरफ्लाई होने लगते हैं और वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। और सुवासा रीना सेनपाई की तरफ ही देखे जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक रीना की नींद टूट जाती है और वो सुवासा को देख लेती है। लेकिन यहाँ पर सुवासा जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ाई करने की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन तभी रीना सेनपाई उसके पास आती है और उसे एक क्वेश्चन के आंसर बता के चली जाती है। जो देखकर सुवासा तो थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो ये सोचता है कि ये लड़की इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर दिया है। अब स्कूल खत्म होने के बाद सुवासा जो है वो फाइनली अपने घर में पहुंचता है और वो गेट खुल के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने उसकी ग्रैंडमा बिल्कुल खूंखार तरीके से बैठी हुई है। मतलब उसके चेहरे देखकर ही तो मुझे डर लग रहा था। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे थोड़ा बहुत भाषण देने लगती है और वो बोलती है कि जब से तुम होक्काइडो में आए हो तब से तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल कर रहे हैं। तो उसकी ग्रैंडमा उसे भाषण दे ही रही होती है कि तभी उन लोगों के डोर में कोई बेल बजाती है। तो जब सुवासा जाके गेट खोल के देखता है तब वो देखता है कि उसके सामने रीना सेनपाई खड़ी हुई है और रीना सेनपाई बोलती है कि मैं तुम लोगों की नेबर हूँ। लेकिन यहाँ पर रीना सुवासा के ट्रेडिशनल ड्रेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो जाती है और वो उसकी सीने में जाके लिपट जाती है। लेकिन तभी सुवासा की ग्रैंडमा पीछे से आती है और वो बोलती है कि कौन है। तभी वो देखती है कि रीना जो है वो सुवासा के सीने से उठती है। जो देखकर ग्रैंडमा की आंखें तो एकदम फट ही जाती है। लेकिन यहाँ पर रीना सिचुएशन को बहुत ही इजीली हैंडल कर देती है और वो बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पर गिरने वाली थी लेकिन सुवासा जो है वो मुझे संभाल लिया है। और यहाँ पर वो अपने साथ लाई हुई उस फॉर्म को उन लोगों को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तो रीना के जाने के बाद ग्रैंडमा यहाँ पर दोबारा से उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगती है। मतलब क्या ही बताऊँ यार, इस ग्रैंडमा को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खैर जो भी हो, तो यहाँ पर डांटते हुए उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे ग्रेड्स यहाँ पर इतना ज़्यादा कम क्यों हो रहे हैं। और वो बोलती है कि इस टेस्ट में अगर तुम टॉप 10 के अंदर नहीं आए हो तो मैं तुम्हें होक्काइडो से लेकर जिंदगी भर के लिए टोक्यो में लेकर चला जाऊंगा। जो सुनकर सुवासा की तो क्या ही बताओ, मेरी तरह उसका भी फट जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही चुड़ैल बुढ़िया को दिखाया जाता है, मतलब सुवासा की दादी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुवासा की दादी सुवासा से ये बोलती है कि अगर तुम इस टेस्ट एग्जाम में अच्छा नहीं किए और अगर तुम्हारा रैंक 1 से 10 के बीच नहीं आया तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए होक्काइडो छोड़ के टोक्यो चले जाने वाली हूँ। जो सुनकर सुवासा की तो फटके हाथ में आ जाता है क्योंकि उसे तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मिल रहे थे, मतलब बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां मिल रहा था। यार क्या क्या सोचता रहता है यार, बता। अब यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि एक स्नोफॉल भरे दिन में सुवासा और रीना सेनपाई दोनों मिलकर एक साथ स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि आखिरकार वो लोग तो पड़ोसी है। और जाते जाते यहाँ पर रीना सेनपाई सुवासा से ये कह रही होती है कि दरअसल मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जापानीज हिस्टोरिकल चीज़ें। और उस दिन सुवासा को ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए देखकर रीना सेनपाई अपने आप को रोक नहीं पाई थी और इसी वजह से वो सुवासा की सीने में लिपट गई थी। जो सुनकर सुवासा बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। अब रीना सेनपाई बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो एपोलॉजी के तौर पे मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। और रीना सेनपाई ये भी बोलती है कि मैं स्कूल की टॉपर भी हूँ। तो जो सुनकर सुवासा तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता है और वो बोलता है कि हाँ ज़रूर, प्लीज़ आप मुझे टीच करिएगा। और ये देखकर रीना सेनपाई बोलती है कि मुझे खुशी हुई तुम्हारी डेडिकेशन देखकर पढ़ाई के प्रति। आखिर डेडिकेशन हो भी क्यों ना, ये भी लौंडा है यार ये भी लड़कियों के बीच ही रहना चाहता है, मतलब होक्काइडो में ही रहना चाहता है। तो अब रीना सेनपाई सुवासा को बोलती है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम लाइब्रेरी की स्टोर रूम में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर पढ़ा सकती हूँ। तो जो सुनकर सुवासा बोलता है कि वो लाइब्रेरी रूम तो स्टाफ्स के लिए है, मतलब वो थोड़ा सा पर्सनल रूम है जहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। तो रीना सेनपाई बोलती है कि आखिरकार लाइब्रेरियन तो मैं हूँ और मैं जिसे चाहूँ वहाँ पर ले आ सकती हूँ। जो सुनकर सुवासा बोलता है कि हाँ ये बात भी तो सही है। और वो दोनों दोबारा से एक साथ स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अब फाइनली वो दोनों चलते चलते आखिरकार स्कूल तक पहुँच जाता है और स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर दोनों थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फुयुकी आ जाती है और वो उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। अब रीना सेनपाई वहाँ से चली जाती है और तभी फुयुकी सुवासा के पास आती है बहुत ज़्यादा गंभीर मुख लेकर और वो आते आते बोलती है कि
मतलब आते आते ही उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम रीना सेनपाई के दोस्त बन गए। और उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। कैसी लड़की है यार, अपनी बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देखकर खुश हो रहा है, क्या ही बताओ। अब हमें नेक्स्ट सीन में स्कूल की क्लासरूम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों का सर उन लोगों को भाषण देते हुए ये कहता है कि आज से 3 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग क्लासेस ही रहेंगे और तुम लोगों के लिए लाइब्रेरी खुला रहेगा, तो तुम लोग अगर चाहते हो तो इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हो। और इतना कहते हैं उन लोगों का सर क्लासरूम छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्लास खत्म होते ही फुयुकी जो है वो सुहासा से पूछती है कि तुम आज भी मेरे साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो ना। तो सुहासा यहाँ पर बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा उदास होकर बोलता है कि सॉरी फुयुकी, मैं आज भी तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये देखकर फुयुकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तरीके से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ाई कर लूँगा। तो अब क्लास वगैरह जो है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और सुहासा चला जाता है लाइब्रेरी की तरफ, मतलब रीना सेनपाई के पास, जहाँ पर वो ट्यूशन लेने वाला है। तो वो जाकर स्टोर रूम का जो दरवाजा है उसे खटखटाता है। तो अंदर से आवाज आता है कि पासवर्ड क्या है। तो सुहासा पासवर्ड बताता है कि गोड़ोयो काका, मतलब एक किस तरीके का पासवर्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों का यही पासवर्ड है। तो पासवर्ड मिलते ही रीना सेनपाई दरवाजे को खोल देता है और सुहासा स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। और अंदर जाते ही वो लोग पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर तक यहाँ पर वो लोग पढ़ाई वगैरह ही करते हैं। काश मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेता अपनी ज़िंदगी में है। तो वो लोग यहाँ पर लाइब्रेरी से निकल ही रहे होते हैं और निकलते निकलते रीना सेनपाई सुहासा से ये पूछती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों कर रहे हो पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर सुहासा बोलता है कि अगर मैं एफर्ट नहीं दूंगा पढ़ाई में तो मैं उन लोगों को खो दूंगा जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये सुनकर रीना सेनपाई उसे एक ऑफर देती है और वो बोलती है कि अगर तुम अपना रैंक अचीव कर लेते हो तो तुम मेरे साथ एक डेट में चलोगे। अच्छा, तो लड़कियां भी ऑफर करता है, मुझे पता नहीं था भाई। तो ये बात सुनकर सुहासा तो बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो जाता है उसका। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें रात के सीन को दिखाया जाता है और रात में हम लोग देखते हैं कि फुयुकी जो है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल तरीके से टीवी वगैरह देख रहा होता है, खाना पीना खा रहा होता है, मतलब उसके दिमाग में थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है इस टेस्ट को लेकर। तो वो जाकर अपनी मॉम से पूछती है कि आपके दिल में कोई ऐसा फीलिंग होता है जो कोल्ड नहीं है लेकिन वो मतलब कुछ अलग तरीके से फीलिंग है। तो उसकी मॉम बोलती है कि लड़की प्यार में पागल हो चुकी है, जो सुनकर फुयुकी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। और यहाँ से सीन कट होकर जाता है सुहासा के घर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुहासा बहुत ही खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ाई करते करते भी वो रीना सेनपाई के साथ कॉल में था। मतलब रीना सेनपाई उसे यहाँ पर पढ़ाई में मदद कर रही थी और दूसरी तरफ रीना भी पढ़ाई कर रही थी। काश मुझे भी ऐसा पार्टनर मिल जाता यार, कोई है, खैर कोई बात नहीं एनीवेज। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ी देर बातचीत करते हुए पढ़ाई कर रहे होते हैं और आखिरकार रीना सेनपाई बोलती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ क्योंकि कल एग्जाम है और हम लोगों को अपनी हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है एग्जाम के टाइम खास करके। तो सुहासा चीखते हुए गुड नाइट सेनपाई कहता है और अगले ही पल रीना सेनपाई की घर की लाइट बंद हो जाती है। लेकिन सुहासा अभी भी पढ़ाई करे जा रहा होता है। अब फाइनली आता है टेस्ट वाला दिन, जहाँ पर हमें बहुत ही अलग अलग किस्म के जानवर मतलब स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पर हर एक स्टूडेंट की फेशियल एक्सप्रेशन, फीलिंग्स वगैरह सब कुछ अलग होता है टेस्ट को लेकर, जहाँ पर फुयुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सोचकर कि आखिरकार उसे और पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा इस टेस्ट खत्म होने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ सायोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि उसने पूरी साल तक सिर्फ गेम ही खेली है, एक भी पढ़ाई नहीं किया है। और रीना सेनपाई जो है वो बहुत ज़्यादा कामली बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि वो तो फर्स्ट आने वाली है। उसको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि सुहासा भी इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्क्स लाने वाला है। अब कुछ देर में ही हो जाता है टेस्ट खत्म और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुयुकी चलते हुए कहीं पर तो जा रही थी, तभी उसकी नज़र सुहासा के ऊपर पड़ती है और वो दौड़ते हुए सुहासा के पीछे जाती है। लेकिन सुहासा एक कोने में जाकर गायब हो जाता है, जो देखकर फुयुकी भ्रमित हो जाता है, मतलब सोचता है कि अबे ये कहाँ गया, ये क्या हो गया अबे। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि सुहासा कहाँ पर जा सकता है। अब फाइनली सारे के सारे टेस्ट एक एक करके खत्म हो जाता है और फाइनली आता है रिजल्ट वाला दिन, जहाँ पर हम फुयुकी और सायोरी इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं और ये दोनों अपने अपने रैंक्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। जहाँ पर फुयुकी बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा खराब गया यार मेरा टेस्ट तो, जहाँ पर सायोरी बोलती है कि मेरा तो रैंक ठीक ठाक आया है, मतलब अबव एवरेज। लेकिन फुयुकी जो होती है उसका रैंक बहुत ज़्यादा खराब आया हुआ होता है, तो उसका रैंक आया था 143 और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। और उन दोनों को ये फिक्र हो रहा होता है कि सुहासा आखिर कैसा किया होगा इस टेस्ट में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहासा जाता है लाइब्रेरी की स्टोर रूम में, मतलब रीना सेनपाई के पास, और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गंभीर मुंह लेकर गया था। और जाते ही वो रीना सेनपाई को धीरे धीरे करके ये बोलने लगता है कि वो टॉप 10 के अंदर आ चुका है, बल्कि उसका रैंक तो 3 आया है, जो सुनकर रीना सेनपाई के साथ साथ वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब वादे के मुताबिक फुयुकी को उसके साथ मतलब रीना सेनपाई के साथ एक डेट में जाना था। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुयुकी बहुत ही ज्यादा सज धज के एकदम ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहन के निकल जाता है रीना सेनपाई के साथ डेट के लिए। और उस तरफ रीना सेनपाई भी बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी और वो दोनों आकर एक जगह पर मीट करते हैं। और रीना सेनपाई को देखकर सुहासा तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है उसे देखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी यार रीना सेनपाई। और यहाँ पर रीना सेनपाई ये बोलने लगती है कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है कि मैं एक बंदे के साथ एक ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहन के डेट में जाऊँ। और दूसरे सीन में वो लोग बातें करते करते चलने लगते हैं और रास्ते के साइड से चलते हुए हम लोग देखते हैं कि फुयुकी की मॉम उन दोनों को देख लेती है। और उन दोनों को देखकर उसकी मॉम तुरंत ही फुयुकी को कॉल लगा देती है और वो बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है, जल्दी से आ जाओ। अब रीना सुहासा से पूछती है कि आखिर तुमने कुछ डिसाइड किया है कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो सुहासा बोलता है कि मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। और फिर वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरे दिमाग में कोई अच्छा प्लेस नहीं है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो रीना बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पैदल चल सकते हैं, बल्कि मुझे ऐसा पैदल चलना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और रीना सेनपाई की बहुत ही खूबसूरत चेहरे को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।